बच्चों इस क्लास में हम डिविजिबिलिटी के बारे में सीखेंगे। किस चीज की डिविजिबिलिटी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की डिविजिबिलिटी। तो मैंने डायरेक्टली क्वेश्चंस ले लिए हैं यहाँ पे। वो इसलिए लिए हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन से ही समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ओके, और साथ ही साथ ट्राई भी हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत सिंपल है, इसलिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ गया। द पॉइंट इज कि अगर आपको फैक्टराइजेशन निकालना आता है बहुत अच्छे से, तो डिविजिबिलिटी में कभी कोई परेशानी होगी ही नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला। तो क्या है यहाँ पे? 28 एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 56 इंटू एक्स। तो डिविजिबिलिटी में इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि देखो, 20 एक्स टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 28 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 56 इंटू एक्स। यही तो है। तो अब देखो, अगर मैं किसी भी चीज को मल्टीप्लीकेशन में, ऊपर में न्यूमरेटर में कहीं पे भी एडिशन वगैरह कुछ नहीं है, सारे मल्टीप्लीकेशन है, यू कहें तो फैक्टराइज किया हुआ है। अगर मैं किसी भी चीज को न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को फैक्टर के फॉर्म में लिख दूं, तो डिवीजन आसान हो जाता है, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि मैं किसको किससे डिवाइड कर दूं। एक्स को एक्स से मैंने काट दिया, 28 टू जा 56। तो ये पता है क्या आंसर इसका? एक्स इंटू एक्स, ये हो जाता है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2। यही इसका आंसर है। मतलब इसको इससे अगर डिवाइड कर दिया जाए तो एक्स क्यूब बाई 2 आएगा, ये कहना है। ठीक है। इसी तरीके से आप अगर जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखो, तो इसमें तो सब सिंपल है। प्लस इसमें तुम ये वाले रूल्स भी लगा सकते हो कि जैसे इसको ऐसे कर दिया, 28/56 इंटू एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स। अगर बेस सेम है तो पावर का सब्सट्रैक्शन हो जाता है। सब कुछ हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा है, राइट? तो एक्स टू द पावर 4 बाई एक्स, ये फाइनली एक्स टू द पावर 3 हो जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा, तो एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर। ओके, सिंपल से स्टार्ट किया था। सिमिलरली ये सब कुछ है, सारे आप बना पाओगे। ठीक है, कुछ और डिफिकल्ट देखते हैं। जैसे न्यूमरेटर में अगर मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, जैसे पहला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 का 1। 5x² -6x, ये दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 3x। यही है क्वेश्चन। तो मैं क्या करूंगा, मेरा एम ये रहेगा कि जी न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर दिया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि फैक्टराइज करने का मतलब होता है कि मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख देना। तो फिर मुझे डिवाइड करना आसान हो जाएगा। तो कैसे करें फैक्टराइज? 5x² -6x, क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिए। ठीक है, फिर 5x² में से x कॉमन ले लिए, क्या बच गया? 5x -6 डिवाइडेड बाई 3x। ये देखो, x और x कट गया, तो आंसर क्या आया? 5x -6 डिवाइडेड बाई 3। यही है इसका आंसर। ये आंसर मैं कब ला पाया? मैं ऐसे नहीं ला पा रहा था। जब मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया, तो मुझे दिखा कि अच्छा नीचे भी x है, ऊपर में भी x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं काट दूंगा, है ना? मुझे ये पता है ना ये कट क्यों जा रहा है। वो इसलिए कि मान लो कोई एक कांस्टेंट होता है 56, डिवाइडेड बाई आप 10 कर दो। ठीक, इसका आंसर मुझे पता है ना, 56 डिवाइडेड बाई 10 5.6 आएगा। अब मैं एक काम करता हूं, फैक्टर के फॉर्म में इसको तोड़ देता हूं। 56 को कैसे लिख सकते हैं? 8 इंटू 7, राइट?
और 8 को भी लिखा जा सकता है 4 into 2। तो मैं ऐसे लिख दूं, 56 को मैंने लिखा मान लो 4 into 2 into 7 डिवाइडेड बाई 10 को भी लिख दो 2 into 5। ठीक है, अब देखो 2 कट गया। वो इसलिए कट जा रहा है क्योंकि सब ऊपर मल्टीप्लीकेशन में है, नीचे में भी मल्टीप्लीकेशन में। तो फाइनली क्या आ गया, 28/5। 28/5 भी करोगे तो यही आएगा 5.6। सो पॉइंट ये है कि अगर न्यूमरेटर में भी सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में हो, डिनोमिनेटर में भी सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में हो, तो जो भी कॉमन चीजें हैं वो कट जाती हैं। ठीक है, वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स को फैक्टराइज करना हमने सीख लिया है, कैसे फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर निकालना सीख लिया तो हमने काट दिया जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन है। तो बेसिकली इसमें भी तुम देखना कि तुम ये सभी में फैक्टर्स निकाल पाओगे, क्योंकि फैक्टराइज करना हमने सीख लिया है। इसको फैक्टराइज कर दो, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ कट जाएगा। इसको फैक्टराइज कर लो, इसको फैक्टराइज कर लो। ठीक है बच्चों, ये वाले हैं 10x - 25, इसको भी फैक्टराइज कर लो, 5 कॉमन मिल जाएगा, 5 5 कट गया। ठीक है, अच्छा इनमें से कोई क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ हार्ड लग रहा है क्या देखने में कि सर ये तो बहुत मुश्किल टाइप का लग रहा है? चलो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 एक बार बना के देख लेते हैं। तुम्हें देखने में बहुत हार्ड लग रहा है ना? देखने में ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, देखना कितना आसानी से बनेगा। मान लो क्या क्वेश्चन यही है, 8 into x³ y² z², ओके, प्लस x², सॉरी, ओहो, x² y³ z² प्लस x² y² z³। ये टोटल को डिवाइड करना है किससे, 4x² y² z²। कैसे करेंगे? कुछ नहीं, न्यूमरेटर में मुझे कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन टाइप का नहीं दिख रहा। एक तो दिख रहा है 8 into है, तो सीधा ये 4 तो कट ही जाएगा, 4 2 8, सिंपल। क्योंकि ये पूरा 8 इससे मल्टीप्लाइड है, 8 into this, है ना, तो ये कट गया। अब आ जाते हैं, किसी भी तरीके से अगर इस पूरे चीज को फैक्टराइज कर दिया जाए तो मुझे कुछ मल्टीप्लिकेशन में मिल जाएगा, फिर मुझे ऊपर और नीचे चीजों को काटने में आसानी होगी। तो फैक्टराइज करना मेरा मेन पहला एम है, इसको फैक्टराइज करना है। कैसे करें देखते हैं, कुछ कॉमन आएगा क्या? x², यहां पे भी है, यहां पे भी x² y² z², ये कॉमन आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा x² y² z², कॉमन ले लिया। अच्छा 2 पहले से ही था तो 2 लिख लो, 2 into है। ठीक है, और ये कॉमन आ गया। ये जब कॉमन आ गया तो क्या बच गया, यहाँ पे x² y² z² कॉमन ले लिया, x बच गया, तो मैंने लिख दिया x² y² निकाल दिया यहां से, z² तो y बच गया, x प्लस वाई प्लस यहाँ पे z बच गया, डिवाइडेड बाई x² y² z²। अब देखो ये क्या आ गया, 2 into x² y² z² इंटू ये पूरा का पूरा, और नीचे में भी है x² y² z², ये पूरा का पूरा कट जाएगा क्योंकि ये पूरे मल्टीप्लीकेशन में है। या तो अलग अलग काट के देख लो, x² को पहले काट दो, y² को काट दो, फिर z² को काट दो, कट गया ना। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 2 into x प्लस y प्लस z। तो देखो डिवीजन का कितना फायदा हो रहा है। फायदा ये है कि मान लो मैथमेटिक्स को सॉल्व करते वक्त कुछ इतनी बड़ी चीज आई थी तुम्हारे पास, ऐसा इक्वेशन बन गया था या ऐसा कोई एक्सप्रेशन आ गया था, बट तुम्हें पता है कि जी इतना इसके बदले में सिर्फ इतना लिखा जा सकता है,
ये दोनों बराबर ही है, ये दोनों इक्वल हैं। देखो, दिस इज इक्वल टू दिस, ये और ये बराबर है जी, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इतनी बड़ी चीज को भी इतनी छोटी चीजों में लिखी जा सकती है, ये दोनों एक ही हैं। और कैसे एक हुए? मैंने डिवीजन करके फैक्टराइज करके देख लिया कि फाइनली तो नीचे वाले ऊपर वाले कट ही जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो फिर भी यकीन नहीं आता है कि ये दोनों एक कैसे हैं, वैसे तो तुम्हारे सामने ही अभी निकाल के दिखाया है, तो कुछ भी ले लो तुम। एक्स के जगह पे मान लो हमने 1 मान लिया, वाई के जगह पे मान लो 1 मान लेते हैं, जेड को 0 मान लेते हैं, या 1 2 3 कुछ भी मान लो। मैं छोटा नंबर इसलिए मान रहा हूं क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। अब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं, ये देखो। इस वाले एक्सप्रेशन में बच्चों, आप x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 0 पुट कर दो। देखो, x 1 रखा, y 1, z को अगर 0 कर दिया तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो आ गया 2 इंटू, ये वाला 0 हो गया, 0, इसमें भी z है तो ये भी 0, 0 प्लस 0, ये तो पूरा 0 ही 0 हो गया, है ना? इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। ओके, 0 क्यों नहीं मान रहा हूं मैं? 0 से भी करके आपको दिखा दूंगा, बट फिलहाल के लिए अवॉइड करो। अवॉइड इसलिए करो क्योंकि देखो, z जो है वो डिनोमिनेटर में है, और किसी भी चीज को 0 से जब डिवाइड करते हैं ना बच्चों, वो इनफाइनाइट बन जाता है। हमने पहले पढ़ा है ना, किसी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा। z डिनोमिनेटर में है, अगर z को मैंने 0 मान लिया या y को 0 मान लिया, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0, ये मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। वैसे इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन भी है, बट द थिंग इज कि अभी तुम्हारे लिए रहने दो, है ना? क्योंकि इतना बस एक्सेप्ट करके चलो कि यार क्यों डिनोमिनेटर में 0 क्या करना, क्योंकि डिनोमिनेटर जैसे ही 0 हो गया वो अनडिफाइंड हो गया। और ये सब कुछ हमने पहले अपने क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है कि क्यों अगर डिनोमिनेटर में 0 होने पे चीजें अनडिफाइंड हो जाती है। तो चलो मान लेते हैं x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। तुम कुछ भी मान सकते थे यहाँ पे, सिर्फ 0 मत मानना। -1, 5, 100, 200 कुछ भी मान लो, x y z कुछ भी अपनी मन से, 0 सिर्फ नहीं मानना है। मेरा भी ये क्वेश्चन, बस ये पॉइंट है। वो इसलिए नहीं मानना क्योंकि एक्स वाई जेड में से कोई भी 0 मानोगे नीचे में 0 आ जाएगा। ठीक है, सो मान लेते हैं कि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, मेरी अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि मुझे आसान पड़ेगा कैलकुलेट करने में। तो देखो, ऊपर वाले की बात करते हैं, क्या आ गया? 2 इंटू ये 1 का क्यूब, 1 स्क्वायर इंटू 1, फाइनली क्या आ गया? 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 प्लस 1, है ना? इसके लिए भी 1 ही आ जाएगा ना। एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर इंटू 1 क्यूब इंटू 1 स्क्वायर, 1 ही आएगा, फिर ये भी 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाई ये 1 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, 1 आ गया। तो फाइनली आंसर क्या आया? 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 इक्वल टू 6 आया आंसर, राइट? मतलब ये जो भी इतना बड़ा सा दिख रहा था, फाइनली ले दे करके इसका आंसर 6 आ रहा है। अगर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 रख दिया जाए तो इसमें भी रख के देख लो। 2 इंटू एक्स इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, कितना हो गया? 3। तो क्या आंसर आ गया? 6। यही नहीं, तुम x का, y का, z का कोई भी वैल्यू रख दो। सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि 0 मत रखना बच्चों, अभी के लिए मेरे ऊपर एहसान कर दो बस, कि 0 मत रखना। उसकी मैथमेटिक्स अलग है, वो बाद में पढ़ेंगे, है ना? नहीं तो फिर मैं क्या है, हमेशा डिविएट हो जाता हूँ अपने सब्जेक्ट से। अब इतना कुछ बताने को अब समझ में नहीं आता, क्या बताऊं, क्या रहने दूं। कभी कभी तो लगता है कि सब कुछ बता दूं, बट द थिंग इज कि एब्जॉर्ब करने के लिए भी होना चाहिए ना उतना पावर आपके पास। ओके, हाँ, तो क्या बता रहा था कि कुछ भी रख दो आप यहाँ पे, x इक्वल टू 1, y 1, 100, 2, 3, 4,
कुछ भी रख दो, मेरा ये कहना है कि अगर आप इस तरीके से देखोगे उसका भी आंसर यही आएगा और इसका भी आंसर यही आएगा, 2 × x + y + z करोगे तो ओवरऑल मेरा ये कहना है कि बच्चों जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है ये वाला, ये वाला, ये और कुछ नहीं है बल्कि यही है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, गंगाधर ही शक्तिमान है। और क्यों फर्क नहीं है? क्योंकि भाई इक्वल टू है। और ये मैं कहां से लेकर के आया? ये मैंने फैक्टराइज किया, फिर इसको डिवाइड किया, फिर मुझे पता चला कि अच्छा इतने बड़े की जगह पे तो मैं यही यूज कर सकता हूं। और यही मकसद है इस पूरे क्लास को सिखाने का, कि फैक्टराइज करना है, कभी अगर मान लो डिवीजन करना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कैसे डिवाइड करें। फैक्टराइज कर दिया, फिर डिवाइड कर दिया, पता चला कि देखो इतनी बड़ी चीज बस इतनी छोटी चीज थी ये। ठीक है। सो इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे बच्चों, अगर आपको फैक्टराइज आता है करना, तो आप ये सारे डिवीजन वाले क्वेश्चंस बना दोगे। ठीक है। देखो ये कितना क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा था, बन गया ना आसानी से। वैसे ही इसमें भी कॉमन लेकर के आप कैंसिल कर सकते हो, ये सारे ही आसान है। 10y6y + 21, इसमें से कॉमन लोगे पता चलेगा कुछ ना कुछ कट गया। ठीक है। सिमिलरली इसको देख लो, 5 2x + 1 3x + 5 डिवाइडेड बाई 2x + 1। अब 2x + 1 पूरा का पूरा ब्रैकेट में, मतलब ये अपने आप में एक चीज है। 2x + 1 अगर एक आम की तरह है तो 5 आम था, उसमें से नीचे नीचे ये डिवाइड हो जाएगा, 2x + 1 कट जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है। सो इस तरीके से आप देखोगे तो बच्चों आपके सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। मुझे नहीं, कुछ इसमें तो कुछ टफ दिख ही नहीं रहा कि कोई ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके लिए चैलेंजिंग हो तो मैं सॉल्व कर दूं, क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन अच्छे से सीख लिया ना। पॉइंट ये है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें भी आपको मिल जाए कॉमन z + 1 कैसे, a²। अच्छा, a² + b² पे नहीं सेट हो रहा, चलो ये वाला देखते हैं। 4yz इंटू z²+6z - 16 डिवाइडेड बाई 2y इंटू z + 8। यही क्वेश्चन। सबसे पहली बात कि जी ये 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया, y और y कट गया, सिंपल। तो पहले एक साफ सुथरे ढंग से लिख ले, 2z बच गया ऊपर, फिर z² + 6z - 16 डिवाइडेड बाई z + 8। ठीक है। अब मेरा मकसद क्या है? अब कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। तो अब मेरा मेन एम है किसी भी तरीके से इसको फैक्टराइज कर दिया जाए। अगर ये फैक्टराइज हो गया तो कुछ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, फिर देखेंगे कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है। अब इसको कैसे करें फैक्टराइज? तो पहले इसको कर लेते हैं, z² + 6z - 16। अब मैं देख रहा हूं a² + b² होना चाहिए था, यहां तो माइनस है। तो अगर माइनस को कॉमन भी ले लिया जाए तो भी -z² हो जाएगा, बात नहीं बन रही है। मतलब मैं खुद सोच रहा हूं, ऐसे ही आपको भी सोचना है कि किसी आइडेंटिटी पे सेट नहीं हो रहा। a² + b² - 2ab पे बात नहीं बन रहा मेरा। फिर a² - b² ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते। तो फिर अपना तीसरे चीज पे चलते हैं कि कोई ऐसा नंबर ढूंढा जाए, जिसका दो ऐसे नंबर ढूंढे जाएं जिसके मल्टीप्लीकेशन 16 हो और एडिशन 6 हो। तो ढूंढते हैं। 16 × 1 16 होता है, तो दो नंबर मिल गया, एक 16 है और एक 1। ओके। और क्या होता है? 8 2 जा 16, ये भी होता है। ओके। और 4 4 जा 16, ये भी होता है। और तो फिर आ गया पूरा, यही है ना? ठीक। अब तीन ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं 16 और 1 ले लूं, या 1 16 जो भी है ना?
तो ये तीनों नंबर के चॉइस है मेरे पास। अब देखते हैं 16 में 1 को कुछ घटाने से जोड़ देने से 6 आ रहा है क्या? नहीं। तो जी ये ऑप्शन कैंसिल। 8 में से 2 को अगर घटा दिया जाए तो 6 आ जाएगा, ये बढ़िया है, तो ये ऑप्शन रखेंगे। 4 में 4 को ऐड कर देते हैं तो 8 हो जाता है, 4 में से 4 चला गया 0 हो जाता है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। तो ये वाला ऑप्शन है अपना 8 और 2। तो हम कैसे करेंगे? अब हम लिखेंगे 8 और 2, याद रखना, ठीक। हम इसको लिखेंगे जेड स्क्वायर प्लस 8z में से अगर 2z को घटा दिया जाए तो देखो 6z नहीं आ जाएगा, तो वही मैंने किया, -16। अब देखो z को कॉमन ले लिया, क्या बच गया? z प्लस 8। -2 कॉमन ले लिया, z प्लस 8। फिर z प्लस 8 को कॉमन ले लिया यहां से, तो क्या बच गया? z -2। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे दिख रहा है व्हाइट में ऊपर वाला, इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया है, एंड दिस इट कैन बी रिटन एज z प्लस 8 इंटू z माइनस 2। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। मिटाऊं इसको, इसको मिटाओ। मुझे इतना पता चल गया है कि जो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है इसको फैक्टराइज करने पे ये आता है, तो इसको लिखते हैं 2z इंटू, इसके जगह पे ये लिखा जा सकता है z प्लस 8 इंटू जेड माइनस 2, z प्लस 8 इंटू जेड माइनस 2 डिवाइडेड बाई z प्लस 8। अब देखो z प्लस 8 और ये भी z प्लस 8 मल्टीप्लीकेशन में है, पूरा कट गया क्योंकि सारे मल्टीप्लीकेशन में है। ये z प्लस 8 अपने आप में एक आइडेंटिटी, अपने आप में आइडेंटिटी नहीं, अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, ये दोनों कट जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 2z इंटू जेड माइनस 2। ये इसका आंसर हो गया। सो कोई भी क्वेश्चन आपसे बनेगा, सिर्फ आपको फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही ढंग से आने चाहिए। देखो ये देखने में टफ लग रहा था, बट मैंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया, आइडेंटिटी पे हो रहा है कि नहीं, इस तरीके से हो रहा है कि नहीं, फिर कोई और तरीका ढूंढेंगे, और जो भी 2-3 तरीका हमने देखे हैं उसी तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ही इतना ही है। ठीक है बच्चों, सो आई होप कि मैंने जस्टिस किया है आपको समझाने में कि फैक्टराइज कैसे करना है, क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड इसको मिटा देता हूँ। या तो आपसे ये बन जाने चाहिए बच्चों, एक्सरसाइज 12.3। मैं जानबूझ के सारे क्वेश्चन नहीं बना रहा, बिकॉज मेरा एम ये नहीं है टू स्पून फीड यू। मैं ये देख पा रहा हूँ कि हाँ कहीं पे डिफिकल्टी हो सकती है बच्चों को, तो मैं वो सॉल्व करके आपको दिखाया मैंने बीच बीच में। बट आपसे सभी बन जाने चाहिए, अगर आपने वीडियो को सीक्वेंस में देखा है, फैक्टराइजेशन को बहुत अच्छे से समझा है, तो आई डोंट हैव एनी डाउट कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर भी अगर कभी कुछ बच्चों को इश्यू होती है तो आप कमेंट कर देना, आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं कुछ हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ऑलराइट बच्चों, सो यहाँ पे आपका मैं क्लास 8 जो है, क्लास 8 की सारी मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट, हाँ सारी मैथमेटिक्स मैंने पढ़ा दी है। तो यहाँ पे आपका क्लास 8 खत्म होता है, और इसके बाद और भी क्लासेस की वीडियोस बनाऊंगा मैं, और क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10th, तो मे भी मैं सोच रहा हूँ क्लास 10th का बनाऊँ, फिर 9th का बनाऊंगा, फिर 11th 12th। फिर 11th 12th को फिजिक्स में बहुत लोगों को, बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो। सो ऑल्दो मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, बट रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इतना टाइम कहाँ से लाऊंगा मैं कि इतनी चीजें पढ़ाने के लिए। तो देखते हैं जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, प्लेलिस्ट बनती जाएंगी, जो जो चीजें बाकी रह जाएंगी वो सब कुछ पढ़ाएंगे। सो एम यही है बच्चों कि मैं तो आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ताकि आप जो है अपना टाइम को बचा सको और एंजॉय करके पढ़ाई कर सको।
कोई टेंशन नहीं लेनी पढ़ाई के लिए। ठीक है बच्चों। ओके। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करो। प्लेलिस्ट के हिसाब से पढ़ो बच्चों। जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसके हिसाब से पढ़ो। आपको मजा भी आएगा और आपको समझ में भी आएगा। जिन बच्चों को शेयर करना चाहते हो उन बच्चों को के साथ शेयर करो, ताकि उन बच्चों को भी मिल पाए जो क्योंकि आप शेयर करोगे तो बहुत लोगों तक शायद यूट्यूब का ऐसा एल्गोरिदम है कि बहुत लोगों तक बात पहुंचती है। वीडियो बहुत लोगों तक जाती है, तो हो सकता है कि अभी मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, बहुत लोगों को रिक्वायरमेंट होगी। बहुत बच्चे चाहते होंगे कि ऐसे वीडियोस मुझे मिले, बट उन तक पहुंच ही नहीं पा रही है बिकॉज रीच नहीं है वहां तक। सो शायद शेयर करने से रीच बढ़ती है, कुछ ऐसा बोलते हैं लोग, बट आई डोंट नो। सो या जहां भी आपको लगता है कि आपको मदद करनी चाहिए, किसी को वीडियो पहुंचानी चाहिए, तो आप शेयर करो। एंड मेन चीज है कि मन लगा के पढ़ो। जो बच्चे ऑलरेडी देख रहे हैं वीडियो, ठीक है, टेक दिस अपॉर्चुनिटी, यूटिलाइज करो इस चीज को कि ऐसी वीडियो आपको मिल रही है और आप मन लगा के पढ़ पा रहे हो, एंजॉय करके पढ़ पा रहे हो, तो इस चीज को यूटिलाइज करो। जो टाइम आपके बचते हैं उसमें आप कुछ गेम्स, कुछ अपनी हॉबीज को पिकअप करो, कुछ उन चीजों को भी सीखो, क्योंकि दुनिया में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, बहुत सारी चीजें आपको जिंदगी में आनी चाहिए। मेहनत करो बच्चों, मेहनत से ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैंने पढ़ा दिया और आपने देख लिया और हो गया। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, इतना है कि अगर इस तरीके से, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, कम मेहनत करनी पड़ेगी आप, और एंजॉय करके पढ़ पाओगे। मेन चीज ये है, टेंशन लेके नहीं पढ़ोगे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय।